हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अभी तक हम लोगों ने लगभग सारे एक्ट पढ़ लिए हैं, चाहे वो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट हो, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, सबको पढ़ लिया है। अब हम अपने सेकेंड लास्ट लॉ पढ़ रहे हैं, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। The act number was 20 of 1958. It was enacted, मतलब कब इसको बनाया गया, ऑन 16th of May 1958। ये बात याद रखना, ठीक है। क्यों बनाया गया, इसका मेन पर्पज, इसका बेसिक पर्पज क्या था इसके पीछे का। द पर्पज ऑफ द एक्ट वाज रिफॉर्मेटिव जस्टिस। रिफॉर्मेटिव जस्टिस के लिए जैसे हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है और रिफॉर्मेटिव जस्टिस होता है। उसी के क्रम में, मतलब ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस का ही एक पार्ट है कि सज़ा नहीं देना। सज़ा अगर किसी को मिली हुई है और अगर उसका गुड कंडक्ट है, गुड बिहेवियर है, तो उसको क्या कर दिया जाए, उसको उसकी क्या मिलनी चाहिए, उसकी मतलब तरफदारी मिलनी चाहिए, उसकी फ्रूट मिलना चाहिए, ठीक है। उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए, इवन उसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ है उसके पहले ही, ओके। तो इसको कहते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। रिफॉर्मेटिव है नेचर इसका, क्या कर देना है, उनको रिलीज कर देना, रिहा कर देना है माइनर ऑफेंडर को ऑन एडमोनिशन, डांट वाट करके। एडमोनिशन मतलब होता है डांटना किसी को। आर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फोकस ऑन कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर प्लस सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये जो होता है ये कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर पर देखता है कि क्या कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वो क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। इस चीज़ पर उसका फोकस होता है तो उसूली। और इस चीज़ को अगर देखा गया कि व्यक्ति का जो ऑफेंडर है उसका कंडक्ट गुड कंडक्ट है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। रिलीज कर देना फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, माइनर ऑफेंडर को एडमोनिशन करके, डांट वाट करके, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको। क्या इसका शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल वाज आर इज प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ इंडिया है, पूरे भारत पर लागू होता है। द वर्ड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ओमिटेड बाई Act number 34 of 2019, okay, which came into force on 31st of October 2019. Commencement स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से होगा, कब, ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंट डेट्स पॉसिबल हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए, तो इसलिए कमेंसमेंट डेट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ओके। हमको क्या मेमोराइज रखना है कि सेक्शन 1 क्लास 3 में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करता है कमेंसमेंट की, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन दो इट इज ए सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, फिर भी इसके कमेंसमेंट का, इसके इन्फोर्समेंट का जो जिम्मेदारी है, जो नोटिफिकेशन देगा, वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो। डिफिनीशंस पढ़ेंगे, सेक्शन 2 में डिफिनीशंस दी गई हैं। सबसे पहला है कोड। कोड का मतलब क्या होता है, कोड मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ओके। प्रोबेशन ऑफिसर, ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13। तो प्रोबेशन ऑफिसर को कहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है, अंडर सेक्शन 13 में रिकॉग्नाइज किया गया होगा, ये बात याद रखना, ओके। और कहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13, ओके। प्रेस्क्राइब्ड, जैसे हर एक्ट में होता है, प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर द एक्ट। फिर है कि वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, तो उनका मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा, उनका मीनिंग लिया जाएगा BNSS से या CRPC से। BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। सेक्शन 2D ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहता है
कि अगर कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है और वो डिफाइंड है कहाँ पे, सीआरपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो उनकी मीनिंग वहीं से ली जाएगी। कहाँ से? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ली जाएगी। ये बात याद रहेगी सबको, यस और नो? सेक्शन 3, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन। डांट फटकार करके छोड़ देना, किसकी पावर? पावर ऑफ कोर्ट। कोर्ट रिलीज कर सकता है सर्टेन ऑफेंडर को आफ्टर एडमोनिशन। अब बात आती है कि ये सर्टेन ऑफेंडर कौन से हैं। इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्शन, आईपीसी के सेक्शन बता रहा हूं, सेक्शन 379, 380, 381, 404 एंड 4020, चीटिंग, थेफ्ट, इन सबके जो ऑफेंसेस हैं, जो पिटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, उनमें की बात की जा रही है। देखो लिखा हुआ है, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years। नॉट मोर देन 2 years होना चाहिए उसका पनिशमेंट। तो उसमें क्या कर सकता है कोर्ट? उसमें रिलीज कर सकता है ऑफेंडर को आफ्टर एडमोनिशन, मतलब डांटेगा और फिर रिलीज कर देगा कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। ओके, ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको कि एनी पर्सन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years आर विद फाइन आर विद बोथ अंडर आईपीसी आर एनी अदर लॉ। ठीक है, नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसको उस 379 में एक बार पनिश्ड है, फिर तुम अगली बार भी 379 में पनिश हो जा रहा है, तो दूसरी बार में उसको तुम प्रोबेशन में छोड़ सकते हो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नो प्रीवियस कन्विक्शन नीड्स टू बी प्रूव्ड। अगर उसका प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसको प्रोबेशन पे ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। ठीक है, अब कोर्ट को कैसा ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए? कोर्ट मस्ट फॉर्म हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग नेचर ऑफ ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो। मतलब ये जरूरी है उसको छोड़ना, कि जब उसको छोड़ा जाएगा तो सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा, सोसाइटी में ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए उसको प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो? तो कोर्ट के ओपिनियन में क्या होना चाहिए? कोर्ट के ओपिनियन में होना चाहिए, सबसे पहले कोर्ट का ओपिनियन फॉर्म कैसे होगा? आफ्टर हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस including the nature of the offense and character of the offender। ठीक है, उसको लग जाए कोर्ट को कि इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो। वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड याद रखना कि कौन सा वर्ड यूज किया गया, एक्सपीडियंट वर्ड यूज किया गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। प्रीवियस कन्विक्शन में अगर तुमको पहले, मान लो कि तुम पहली बार तुमको कन्विक्ट किया गया और तुमको इसमें प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया, इसको भी इवन तो तुमको छोड़ दिया गया है, तुमको इम्प्रिजनमेंट नहीं रहना पड़ा, तुमको प्रिजन में नहीं रहना पड़ा, उसके बावजूद भी इसको क्या माना जाएगा? प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा। ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको। इसको इसीलिए एक्सप्लेनेशन में बहुत एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन इंक्लूड्स एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 3 और सेक्शन 4। मतलब अगर तुमको प्रोबेशन पर भी रिलीज किया जा रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा। ओके, ठीक है, जरूरी नहीं कि तुमको जेल में ही रखा गया हो तभी उसको प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा। ओके, ये बात समझने वाली बात है। अब बात आती है कि सिर्फ 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420
इन्हीं सेक्शंस पे प्लस 2 से कम की सजा हो, 2 या 2 से कम की सजा हो और फाइन हो या बोथ कैटेगरी हो, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को विद गुड कैरेक्टर टेस्ट उसी को प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। ये बात हमको याद रखनी होगी। तो ये जो 5 सेक्शन हैं इनको हमको याद रखना बाबू बहुत जरूरी है। कौन कौन से 5 सेक्शन हैं? 379, 380, 381, 404, 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ओके। सेक्शन 4, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। मतलब अगर किसी ऑफेंडर का गुड कंडक्ट पाया गया है तो उसको भी प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। कहता है ये सेक्शन कि व्हेन पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, याद रखो किस चीज से, नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग नेचर ऑफ ऑफेंस प्लस कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, दैट इट इज एक्सपीडियंट, फिर से वर्ड आया एक्सपीडियंट, टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट, देन कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग एट वंस, कोर्ट क्या करेगी, एक साथ उसको सेंटेंस करने के बजाय उसको प्रोबेशन पर छोड़ देगी। और वो प्रोबेशन पर छोड़ने की स्कीम क्या है? नंबर 1, डायरेक्ट रिलीज ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। अगर वो बॉन्ड भर देता है कि योर लॉर्डशिप जब आप बुलाओगे तब हम चले आएंगे, तो क्या कर दिया जाएगा? उसको रिलीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। ऑन हिज इंटरिंग इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। ओके। नंबर 2, कंडीशंस ऑफ बॉन्ड क्या होगा? कंडीशंस ऑफ बॉन्ड, इस वाले जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है इसकी कंडीशंस क्या होंगी? इसकी कंडीशंस होंगी appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as court may direct, and in the meantime keep the peace and good behavior। ठीक है। वो जो बॉन्ड भरवा रहा है कोर्ट, वो बॉन्ड अगर तुमने भर दिया विद और विदाउट श्योरिटी, जरूरी नहीं कि श्योरिटी हो, कोई गारंटर हो तभी तुम वो बॉन्ड भरो, इवन विदाउट श्योरिटी भी तुमको क्या किया जा सकता है? रिलीज किया जा सकता है। अब उस बॉन्ड की कंडीशंस क्या होंगी? बॉन्ड की कंडीशंस ये होंगी कि जब जब तुमको बुलाया जाएगा तब तब तुम आओगे। ओके। और वो पीरियड कितना होगा? 3 साल के भीतर, एज द कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है। एंड इन द मीन टाइम कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। मतलब तुमको बाहर निकल करके उपद्रव नहीं मचाना है, तुमको शांति व्यवस्था कायम रखनी है। कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, और गुड बिहेवियर भी मेंटेन रखना है। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। प्रोवाइजो अपना है, मैंडेटरी कंडीशन है, कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज अनलेस सेटिस्फाइड दैट ऑफेंडर और हिज श्योरिटी if any has a fixed place or adopt or regular occupation in the place over which court exercises jurisdiction or in which offender is likely to live during the bond period। मतलब जब तक तुम्हारा कोई एक परमानेंट घर नहीं होगा, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं होगा, तब तक भैया तुमको प्रोबेशन पे भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो कोई घर है ही नहीं, तुम तो भाग जाओगे और तुमको भागने न दिया जाए, इसीलिए तुमसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि जब जब बुलाया जाएगा तब तब चले आओगे। और जब तुम्हारा घर ही नहीं है, कोई रहने की जगह ही नहीं है कोई, तो तुम भाग जाओगे ना। और जब अगर तुम भाग जाओगे तो कैसे तुम लौट के आओगे जब कोर्ट बुलाएगी? इसीलिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि तुमको, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुमको प्रोबेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर से पढ़ो, द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज, मतलब नहीं रिलीज करेगा अनलेस सेटिस्फाइड दैट ऑफेंडर और हिज श्योरिटी, या तो ऑफेंडर या तो वो जो व्यक्ति गारंटी ले रहा है, इफ एनी है, मतलब श्योरिटी। देखो ये बॉन्ड तुम कैसे भर सकते हो? विद और विदाउट श्योरिटी। अगर तुम्हारे पास घर है
तो तुम विदाउट श्योरिटी भर सकते हो। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम विद श्योरिटी भर सकते हो। श्योरिटी मतलब होता है गारंटर, गारंटर। और ये व्यक्ति गारंटी लेगा कि अगर ये भागेंगे तो आप मुझसे पैसे ले लेना, मैं सजा का पात्र हो जाऊंगा। लेकिन इस श्योरिटी के पास भी अपना घर होना चाहिए। या तो ऑफेंडर के पास अपना घर हो या तो श्योरिटी के पास अपना घर हो। अगर दोनों में से किसी के पास भी घर अपना नहीं है तो उनको प्रोबेशन पर रिलीज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं किया जाएगा। ओके। हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ एडॉप्ट आर रेगुलर ऑक्यूपेशन in the place over which court exercises jurisdiction or in which offender is likely to live during the bond period। ठीक है, during the bond period। ये बात समझ में आ रही है? जब तक ये बॉन्ड का पीरियड चल रहा है तब तक वो जहां पर एक स्टेबल जगह पर, एक परमानेंट जगह पर रह सके, उस चीज का फिक्स नहीं हुआ है तो तब तक उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 4 क्लास 2 कहता है कि बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 यानी कि रिलीज ऑर्डर, कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट। अब किसकी रिपोर्ट लेगा? इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न। हमेशा याद रखो कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नहीं, इसमें प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट लिया जाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर अगर छोड़ना है तो किसकी रिपोर्ट लेंगे हम? प्रोबेशन ऑफिसर की लेंगे। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट इज यानी सेक्शन 4 क्लास 3 इज व्हेन ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 अंडर क्लास 1 इज मेड, कोर्ट में if expedient in the interest of offender and public pass supervision order directing offender to remain under supervision of a probation officer named in the order। मतलब कोर्ट क्या करेगी? एक सुपरवाइजर रख देगी कि भैया वो सुपरवाइजर तुमको क्या करेगा? देखता रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम समाज को, देश को छोड़ के भाग रहे हो। अगर तुम भाग रहे होगे, अगर तुम ऐसा करने की सोच भी रहे होगे, वो प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को इन्फॉर्म कर देगा और कोर्ट क्या करेगी? पुलिस को ऑर्डर कर देगी कि तुमको जा करके पकड़ करके ला करके जेल में डाल दिया जाए। ओके। ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 year एज स्पेसिफाइड एंड मे इम्पोज कंडीशन नेसेसरी फॉर ड्यू सुपरविजन। मतलब कि ये जो सुपरविजन ऑर्डर है ये मिनिमम 1 साल का हो सकता है, नॉट बीइंग लेस देन 1 year। बात समझ में आ रही है सबको? अगर कोर्ट को लगता है कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे ऊपर सुपरविजन की भी जरूरत है, तो सुपरविजन के लिए कोई पुलिस नहीं लगाई जाएगी। कौन लगाया जाएगा? प्रोबेशन ऑफिसर लगाया जाएगा। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। सेक्शन 4 क्लास 4 से कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर शैल रिक्वायर ऑफेंडर बिफोर रिलीज टू एंटर इनटू अ बॉन्ड with or without surety to observe condition specified in supervision order। Additional conditions like residence, abstention or abstention from intoxicant or any other matter court consider fit to prevent repetition or other offences। कोर्ट जो सुपरविजन ऑर्डर दे रही होगी वो ये भी रिक्वायर करेगी बिफोर रिलीज टू इंटर इनटू बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी टू ऑब्जर्व कंडीशन स्पेसिफाइड इन सुपरविजन ऑर्डर प्लस एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन मतलब कि उसका पहली बार रेजिडेंस है कि नहीं है, वो एब्सेंट तो नहीं हो रहा है, वो इंटॉक्सिकेशन तो नहीं ले रहा है। इन सारी चीज़ों को भी क्या करेगा? ऑब्जर्व किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। ओके। सेक्शन 4 क्लास 5 कहता है कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर शैल एक्सप्लेन टू ऑफेंडर द टर्म एंड कंडीशन एंड forthwith furnish 1 copy of supervision order to each of offenders, sureties and probation officer concerned। कोर्ट जो सुपरविजन ऑर्डर मांग रहा मतलब दे रहा होगा शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर। ऑफेंडर को एक्सप्लेन करेगा कि भैया तुम्हारे लिए इस प्रोबेशन ऑफिसर को नियुक्त किया जा रहा है, अगर तुम इधर उधर जाओगे, तुम भागोगे, तुम इंटॉक्सिकेशन करोगे, तुम रिपीटिशन ऑफ द ऑफेंस करने की कोशिश करोगे तो तुमको पकड़ के कूच दिया जाएगा। किसके द्वारा? प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। और वो हमको इन्फॉर्म कर देगा और हम तुमको सजा दे देंगे। ओके।
ये मेमोराइजेशन ट्रिक हमने लिखा है, इसको तुम लोग पढ़ लेना अपने आप से। पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चंस ऑन द मैक्सिमम बॉन्ड पीरियड, ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड पीरियड पूछा गया था, तो आप लोग ये एकदम याद रख कर लेना सब। सेक्शन 5 सेज पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट। सेक्शन 5 कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि जो रिलीज्ड ऑफेंडर है उसको ये ऑर्डर करे कि वो कंपेंसेशन और कॉस्ट पे करे। कोर्ट डायरेक्टिंग रिलीज अंडर सेक्शन 3 और 4 मे इफ थिंक फिट मेक फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑफेंडर टू पे, क्या पे करेगा, सच कंपेंसेशन एज कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉज्ड टू एनी पर्सन बाय कमीशन ऑफ ऑफेंस, एंड नंबर बी सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एज कोर्ट थिंक रीजनेबल। मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग का भी पैसा कौन देगा, ये भाई साहब देंगे जो रिलीज हो रहे हैं। मतलब तुम रिलीज हो रहे हो, उस रिलीज का भी पैसा तुमको देना पड़ेगा, तुम जेल में रह रहे हो, उस जेल का भी पैसा तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, कंपेंसेशन। और ये कौन डिटरमिन करेगा, कोर्ट डिटरमिन करेगी इफ इट थिंक्स फिट, ओके। अमाउंट ऑर्डर मे बी रिकवर्ड एज फाइन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC, ठीक है, सेक्शन 386 एंड 387, ओके। सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ सेम मैटर शैल टेक इनटू अकाउंट, क्या करेगी, शैल टेक इनटू अकाउंट एनी अमाउंट पेड रिकवर्ड एज कंपनसेशन अंडर क्लास 1 व्हाइल अवार्डिंग डैमेजेस। जब भी सिविल कोर्ट सेम मैटर से अगर रिलीज हुआ, मतलब अराइज हुआ कोई कॉज ऑफ एक्शन है, उसका अगर कोई फैसला सुना रही है, तो उसमें ये ध्यान रखेगी कि जो क्लास 1 में कंपेंसेशन दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, उसको एकोमोडेट किया जाएगा उस डैमेजेस में, ओके। तो ये बात याद रखना। मतलब अगर एक व्यक्ति है मान लो ऑफेंडर है, ऑफेंडर का नाम है मान लो अब्दुल, ठीक है। अब अब्दुल ने क्या किया, अपने पड़ोसी के घर में कूद गया और चोरी कर लाया। अब इस सेम केस में क्या है कि दो चीजें चल रही हैं, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और एक सिविल प्रोसीडिंग चल रही है। सिविल प्रोसीडिंग ट्रेसपास की चल रही है, मान लो ट्रेसपास की, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग थेफ्ट की चल रही है। थेफ्ट वाले में मान लो इसको रिलीज किया गया प्रोविजन पे तो इसके ऊपर जो कास्ट लगाई जाएगी, कॉस्ट, ये इस ट्रेसपास के लिए जो डैमेज दिया जा रहा है, डैमेज, इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, ओके। ये बात ठीक है, याद रहेगी। इसको क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि ट्रेसपास वाली प्रोसीडिंग तो कहां चल रही होगी, सिविल कोर्ट में चल रही होगी। सेक्शन 6 सेज restriction on imprisonment of offender under 21 years of age. Very important for prelims. Very important for prelims. When any person under 21 years of age is found guilty of offence punishable with imprisonment but not with imprisonment for life. अगर उसको imprisonment for life नहीं दिया गया है और वो किसी भी और offense के लिए punishable है, तो द कोर्ट शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग नेचर ऑफ ऑफेंस प्लस कैरेक्टर ऑफ ऑफेंस इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4। मतलब अगर कोई ऑफेंडर है, वो 21 साल से कम का है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, उस ऑफेंस में वो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल लेस पनिशेबल देन लाइफ है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं मिलने वाला है उसमें, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको प्रोबेशन पर छोड़ देगी, ठीक है। इफ कोर्ट पासेस सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन। अगर कोर्ट उसको सेंटेंस देती है, उसको पनिशमेंट देती है, उसको जेल कर दी है,
तो उसको रिकॉर्ड करना होगा रीजन कि भैया तुम क्यों दे रहे हो, जबकि तुम्हारे पास ऑप्शन था कि उसको तुम क्या कर सको, प्रोविजन पर रिलीज कर सको। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। For satisfying itself whether it would not be desirable to deal under section 3 or 4 with under 21 years offender, court shall call for a report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available relating to the character and physical and mental condition of the offender. मतलब अगर कोई 21 ईयर्स एज के नीचे का बच्चा है, लड़का है, और वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो जो कोर्ट है वो उसको सजा देने के पहले प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मांगेगा कि वेदर आई कैन डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4, यानी प्रोबेशन पर रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वो रिपोर्ट को देखेगा, उसके बाद में निर्णय लेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट रूल इज अंडर 21 ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट। प्रिजम्पशन क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट नहीं देना है। ठीक है, कोर्ट मस्ट फर्स्ट कंसीडर सेक्शन 3 एंड 4, मतलब उसको प्रोविजन पर रिलीज करने की सोचेगा, एंड कॉल द प्रोविजन ऑफिसर्स रिपोर्ट प्लस रिकॉर्ड रीजन। अगर उसको वो जेल देता है, इम्प्रिजनमेंट की सजा देता है, तो अपने रीजन्स को रिकॉर्ड करेगा कि भैया हम इनको क्यों जेल की सजा दे रहे हैं, क्यों इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको। तो इतना ही अपने उसमें था सिलेबस में, सेक्शन 7 तक ही। ठीक है, सॉरी सेक्शन 6 तक ही अपने सिलेबस में था। ठीक है, इसका हमने चार्ट बना दिया है, इसको डेली मेमोराइज करो। सेक्शन 2B में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 4 क्लास 2 में क्या है, 4 क्लास 3 में क्या है, 5 में क्या है, 6 क्लास 1, 6 क्लास 2 में क्या है। इसको अगर डेली रिवाइज करोगे, कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से रोक सके। ओके, और खूब मेहनत करते रहो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। अगर आपको कभी कोई डाउट आता है तो 9984848968 पर क्या कर दो, व्हाट्सएप कर दो कृपाशंकर पांडे को, यानी मैं। ठीक है, और तुम्हारी समस्या का निदान करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।